ईरान के सदर ने भी, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी, आयतुल्लाह खामनेई ने भी साफ कह दिया, नोट ट्रंप कंट्रोल, ऑल ईरान ओनली खामनेई कंट्रोल। सिर्फ ईरान के कंट्रोल में है, ट्रंप के कंट्रोल में नहीं। यह मैसेज दे दिया उन्होंने फांसी देकर। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेता है। एक कहावत चली थी, रावण के लिए राम और बुश के लिए सद्दाम। सद्दाम हुसैन का भी दौरा था, लेकिन सद्दाम हुसैन की टीम जो थी उनके अंदर दूरअंदेश लोग कम थे। लेकिन आज खोमैनी साहब के दाएं बाएं जो टीम है, इनके जो मशावरती लोग हैं, तो वो शूरा जो इनकी है वो बहुत ही स्ट्रांग है। वो दुनिया के एक एक नक्लो हरकत पर उनकी नजर है पैनी। एक दूसरे, इनके अंदर शहादत का जज्बा है और ये कहते हैं वही कर भी रहे हैं। ये नहीं कि कहना कुछ और करना कुछ। खोमैनी साहब ने कहा कि शहीद हो जाऊंगा, मेरी शहादत की फिक्र न करो, मुल्क की फिक्र करो। और उसूलन हम हुसैनी हैं तो हम यजीदियों के हाथ पर बैत नहीं हो सकते। तो जो रास्ता अमेरिका ने अख्तियार किया है, शायद उसके ताबूत में आखिरी कील अल्लाह ताला ईरान की तरफ से ही डाले। इसलिए कौन बड़ा और कौन छोटा, उससे बड़ा कोई नहीं है। फिरौन बज़ाहिर बहुत बड़ा था, लेकिन गर्क हुआ आखिर में। कारून के पास बहुत खजाने थे, बर्बाद हुआ आखिर में। तो एक दास्तान है, मजहबी भी और दुनियावी भी। उसको देखकर ये लगता है कि हर उरूज को जवाल है, और उरूज का भी एक जरिया है तो जवाल का भी एक जरिया। मान लो कतर अमीर देश है, फला है, चिला, लेकिन कतर को कब्जा करने में अमेरिका को कितना वक्त लगेगा? 24 घंटा। बहरीन को कब्जा करने में 24 घंटा, ओमान को कब्जा करने में 24 घंटा, यूएई को कब्जा करने में 24 घंटा। हद तो यह है कि मतलब सऊदी पर भी वो कब्जा कर सकता है, बहुत ज़्यादा उसको मशक्क़त करनी नहीं पड़ेगी। इसीलिए पिछले कई वर्षों से अरब के वो तमाम जो हुक्मरान हैं वो बिल्कुल ट्रंप के आगे पीछे, जहाज ले लो तो सोना ले लो, तो पैसा ले लो, तो पेट्रोल ले लो, बस छेड़ो मत, ठीक है, ये कर रहे हैं। एक खुददार ममालिक और खुददार लीडर कभी भी इस तरह की चमचागिरी को, चापलूसी को और पिछलुग्गूपन को बर्दाश्त नहीं करता। जब फिलिस्तीन पर गैर कानूनी, गैर इंसानी ढंग से इसराइल जुल्म पर जुल्म ढा रहा था, तो वो तमाम ममालिक जो अमेरिका के दाएं बाएं रहते हैं, सन्नाटा था। कहीं कोई एक्टिविटी नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, हाथ पैर जोड़ने में लगे हुए थे। कभी हाथ पैर जोड़ा तो 2-4 दिन बम कम गिरा, फिर हाथ पैर नहीं जोड़ा फिर बम बरसा दिया। वो उसकी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। लेकिन ईरान ने तब भी अपने और अपने मतलब दोस्तों, सहयोगियों या अपने पाले हुए ट्रेंड मुजाहिदों, सीधी बात कीजिए, लफ्जों का हेर फेर, किसी कोई आतंकवादी कह रहा, उसी को कोई कुछ कह रहा, चाहे हिजबुल्लाह हो, हूती हो, हमास हो, जो भी ABCD, जिसको ईरान ने तमाम तर परेशानियों के बाद भी, खुद वो तमाम तरह के पाबंदियों, परेशानियों से दो चार, उसके बाद भी ईरान ने उन तमाम लोगों को टिकाए रखने के लिए रसद हो, हथियार हो, साजो सामान हो, मुहैया कराया। और बजाते खुद भी वो उस जंग में कूदा, और उसके कूदने के बाद वहां पर थोड़ा सा वायलेंस बना और फिलिस्तीन में अमन की बात शुरू हुई। हुआ नहीं अमन, अमन की बात शुरू हुई। ये ईरान की ताकत थी कि आज अमन कमेटियां बनाई जा रही हैं, अमन सेना बनाई जा रही है, पीस सेना, पीस प्लेटफॉर्म, पता नहीं क्या नाम दिया, पीस बोर्ड। ये पीस बोर्ड अगर ईरान नहीं इंटरफेयर करता और मिसाइलों का बौछार अगर नहीं करता, बारिश नहीं करता, तो कोई ओड बोर्ड न बनता। इसमें सऊदी अरब की होगी कोई भूमिका, मुझे नहीं पता, वो इंटरनल हो सकती है। लेकिन दुनिया ने जो देखा वो ये देखा कि ईरान ने बराह रास्त उसमें मुदाखलत किया और पूरी ताकत से हमला किया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया। मने नुकसान की इंतहा भी वो सहा, उसके बड़े बड़े अफसरान शहीद हो गए, बड़े बड़े लीडरान उसकी जद में आ गए। कासिम सुलेमानी से ये सिलसिला शुरू होता है, प्रेसिडेंट तक, अब प्रेसिडेंट तक हेलीकॉप्टर क्रैश कराया गया। सब कुर्बानियों के बाद भी
ईरान पीछे नहीं हटा तो अब वो पीछे कैसे हटेगा। ईरान के अंदर तख्ता पलटने की योजना पर अमेरिका इस्राइल ने काम किया, सारे उसके एजेंट गए, वर्गलाया, वो शासक जो शाह था पुराना उसको फिर से जिंदा किया गया, जिसको 1989 में आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ुमैनी साहब ने इस्लामी इनकलाब के बाद जिला वतन कर दिया था। वो फिर पैदा हुआ, जिसका ख़ानदान कहाँ रहता है दुनिया को नहीं पता था। अचानक उसका बयान भी आ गया उसके बेटे का, और ये खबर भी चलाई गई भारतीय मीडिया में भी और नेशनल मीडिया में भी कि बस वो आ ही रहा अमेरिका के साथ और वो कंट्रोल में ले लेगा। और रोज़ाना खबरें आती थी कि ईरान के तमाम शहरों में जो है वो सरकार के ख़िलाफ़ एक इनकलाब बर्पा हो चुका, और अब ख़ुमैनी अपने कुछ मुआविनीन के साथ रूस भाग गए और फलां चिलां। तमाम खबरें जब रद्द हो गई और वो जो विद्रोह था उसको जब पूरी तरह से कुचल दिया गया, तब जाकर अब अमेरिका को लगा कि मुझे सीधे सीधे इंटरफेयर करना चाहिए। तो 3-4 दिनों से इधर ज़बरदस्त थ्रेट चल रहा, अब होगा कि तब होगा। लेकिन ईरान की तैयारियों को देखकर हमला तो ये करना चाह रहा, पूरी तैयारी है इसके पास, लेकिन ईरान की तैयारियों का जो इसको फीडबैक मिल रहा, ये फिर बैकफुट पर आ रहा। बैलेंस अगर बनाना है दुनिया में तो यूएनओ के नियमों में परिवर्तन की आवश्यकता है। यूएनओ के जो नियम है उसमें जो वीटो का सिस्टम है, उस वीटो से बैलेंस नहीं बन रहा बल्कि डिसबैलेंस हो जा रहा। और अमेरिका पहले भी किसी ज़माने में परमाणु संपन्न था और परमाणु का प्रयोग भी कर रखा, और अमेरिका की जो फ़ौज है वो दुनिया के ताकतवर फ़ौजों में उसका शुमार होता है। लेकिन ह्यूमन नेचर है कि जब ताकत होता है तो इंसान उस ताकत का मुजाहरा इंसान पे ही करता है, किसी और जगह जाकर नहीं करता। लेकिन इंसानियत का एक तकाज़ा है, वो तकाज़ा ये है कि ताकतवर लोग ही अगर आगे आएंगे तो अमन कायम होगा, और ताकतवर लोग अगर अपनी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, मुजाहिरा, तो बदअमनी हो जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगा, जंग हो जाएगा। और वो पहले की तारीख़ों में भी हुआ, हलाकू हो, चंगेज़ हो, हिटलर हो, जितने भी इतिहास में आप नाम लेते चले जाओगे, ये वो लोग थे जिन्होंने अपने ताकत का गलत इस्तेमाल किया और दुनिया में इंसानियत का खून बहाया, ताकत का गलत इस्तेमाल किया। आज अमेरिका जाने अनजाने उसी रास्ते पर बढ़ता चला जा रहा। अमेरिका के दुनिया के 20 मुल्कों में फौजी अड्डे हैं। इनडायरेक्टली जिन मुल्क में फौजी अड्डे हैं उस मुल्क पर समझ लीजिए कि उसके ब्यूरोक्रेट्स पर, उसके इकोनॉमी पर अमेरिका का कब्जा ऑटोमेटिकली है, और उसके डिफेंस पर भी अमेरिका का कहीं ना कहीं कब्जा है, चूंकि उसका फौजी अड्डा है वहाँ। और वो छोटा मोटा 2500 वाला नहीं, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार ट्रेंड आर्मी उसके रह रहे हैं, एयरक्राफ्ट उनके रह रहे हैं, मिसाइल उनके रह रहे हैं, लॉन्चर रह रहे हैं। और अब हद ये है कि उन्हीं की सरहदों में वो समुद्री बेड़ा भी घुमा रहा है चारों तरफ से। तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे मुल्कों में जिनकी बहुत बड़ी हैसियत नहीं है, अमेरिका तो उसको 24 घंटे में कब्जे में ले लेगा। वो बीमार हैं तब तो इनकी यह हालत है, अब वो सेहतमंद होते तब क्या हालत होती। जिसके साथ सिर्फ अमेरिका अकेले सुपर पावर नहीं है, कई परमाणु संपन्न देश अमेरिका के पीछे खड़ा है इस मामले में। बगल में इसराइल और जॉर्डन दोनों खड़ा है, ठीक है। इराक पर इनका आधा कब्जा पहले से है ही, तो ये तो बिल्कुल ईरान के पास है, करो ना हमला। लेकिन इनकी हिम्मत जवाब दे रही है। इन्होंने एक हमला अमेरिका ने किया, ईरान ने धड़ से मारा उसके माने फौजी अड्डे पर, कतर में नहीं, कतर में जो हमला हुआ, और कतर भी तिल मिलाया, अमेरिका भी तिल मिलाया, इनके फौजी बेस पर पट से उसने दाग के दिखा दिया, तुम हमसे बच नहीं सकते हो, तुम्हारे 50-60 हज़ार सैनिक तो यही हैं। जो अभी एक वीडियो ईरान ने जारी कर दी, ईरान ने भी पूरा वीडियो
जाहिर कर दिया, सारे मैप दिखा दिए कि कहाँ कहाँ आपके अड्डे हैं और क्या क्या आपकी तैयारी है। ये लो जी वीडियो, तो समझ लो जब वीडियो रखे और रेंज भी बता दिया, दूरी किलोमीटर भी बता दिया, और ईरान के पास उस सब को तबाह करने की सलाहियत मौजूद है एक। और ईरान के पुष्ट पनाही में चाइना और रसिया है। ये जंग सिर्फ ईरान अमेरिका में नहीं होगा, रसिया और चाइना का भी इम्तहान हो जाएगा। अगर ईरान पसपा हो गया, खुदा न करे, तो रशिया चाइना को भी सरेंडर करना पड़ेगा अमेरिका के सामने। ये चैलेंजेस हैं, इस बात को रसिया और चाइना भी समझ रहा, और इसीलिए रूस ने अपने सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी जो होते हैं उनके एयर स्पेस को सिक्योर करने के लिए डिफेंस सिस्टम, वो डिफेंस सिस्टम दिया है और वो तैनात किया गया, उसके एक्सपर्ट भेजे हैं रूस ने, जबकि वो खुद जंग में लगा हुआ, लेकिन सारा साजो सामान आया। दुनिया ने देखा कि रूस से कार्गो विमान, कई विमान आए, उससे असलहे भेजे गए, और चाइना ने भी अपने सारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। अभी लेटेस्ट उसका मुजाहरा हुआ जब ईरान ने नेट बंद किया, तो कोशिश की गई विद्रोहियों को, जो वो क्या कहते हैं उसको, डायरेक्ट सैटेलाइट देने की जो कोशिश की गई, उसको भी जैमर लगा के ईरान ने जाम करके दिखाया कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी का भी मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। तो चाहे वो आईटी का सेक्टर हो, या फिर बम गोला बारूद का सेक्टर हो, या फिर जांबाज सिपाहियों का मजमा हो, कहीं से ईरान कमज़ोर इस वक्त नहीं है। पर यह है कि जंग उस हल्के और उस खित्ते के लिए बेहतर नहीं है। अल्लाह करे जंग टल जाए। मोदी जी को थैंक्स दीजिए, लोग मोदी जी के फॉरेन पॉलिसी पर तो तनकीद कर ही रहे हैं, हम लोग भी गाहे बगाहे कर रहे हैं, लेकिन अभी दो चार फैसले उनके ऐसे लग रहे हैं कि लग रहा है वाकई मोदी जी युग पुरुष हैं। मैंने क्या सटीक निर्णय। देखिए, हकीकत ये है कि कश्मीर डिस्प्यूट पर जब जब यूएनओ में मामला उठा, ईरान हमेशा भारत के साथ रहा, पाकिस्तान के साथ नहीं रहा। आप लोगों को पता होगा, आप पत्रकार हैं, इस तरह के स्टोरीज कवर करते हैं, तो ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। दोनों में हमले वगैरह भी हो चुके हैं, 2-3 राउंड। इंटरनेशनल सिस्टम में ईरान पाकिस्तान का सपोर्टर कभी नहीं रहा, भारत का सपोर्टर रहा, भारत के साथ खुलकर खड़ा रहा। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत की पॉलिसी में थोड़ी सी लड़खड़ाहट दिखी। उस लड़खड़ाहट की वजह हम लोग समझ रहे हैं, ना समझ लोग कुछ भी कह दें, लेकिन वो इंटरनेशनल मजबूरी है। कुछ असलहे ऐसे हैं जो इसराइल से सीधे सीधे भारत खरीदता है। अब जाहिर सी बात है कि सामरिक संबंध का भी मसला है, तो सीधे सीधे इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन भारत की जो क्षमता है वो कोशिश सरकार ने की, और अभी यूएनओ में ये साबित किया मोदी जी ने कि भाई दूध का कर्ज निभाना है और ईरान को बचाना है। सो आने वाले दिनों में एक और चेंजेस हो सकते हैं। अगर भारत धीरे धीरे ओपन हो जाए ईरान के पक्ष में, तो 3 फायदे होंगे। एक तो मुस्लिम दुनिया डिमोरलाइज होगी, ठीक है, भारत का आभार प्रकट करेगी। हालांकि सब आभार प्रकट करती है, शेख साहब से तो धरपकड़ चल ही रहा है इनका, वो तो कोई मसला ही नहीं है। इनको इनामात से भी नवाजे गए, हमारे प्रधानमंत्री को अरब की दुनिया में बड़े बड़े सम्मान मिल चुके हैं, जो होते हैं सर्वश्रेष्ठ सम्मान। और गल बगैया की तो सारी तस्वीरें आपके साथ हैं, चाहे वो सलमान साहब हों या रियाज साहब हों या सिराज साहब हों। जब जिस राज का बादशाह आ गया, मोदी जी से बड़ा जम के चला मामला। लेकिन एक जो चाइना से हमारा डिस्प्यूट है ना, ये बैलेंस हो सकता है ईरान के जरिए। ईरान इसमें भारत का सहयोगी बन सकता है। फॉरेन एक्सपर्ट से पूछेंगे तो हम लोग तो जनरली बात करते हैं ना, एज ए मुस्लिम है तो मुस्लिम सोच के बात कर लिया, हिंदू है तो हिंदू सोच के बात कर लिया, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण सोच के, ऐसे काम नहीं चलता। इंटरनेशनल पॉलिसी क्या है, भारत से संबंध अच्छे हैं ईरान के, लेकिन भारत में वो बिरादरियां उस मानसिकता के लिए अधिक से अधिक ईरान में कार्यरत हैं जिनका इमोशनल अटैचमेंट इसराइल से है, ईरान से नहीं है, इमोशनल, और वो वहां काम कर रहे हैं। ईरान इस बात को समझ रहा है कि भारत से रिश्ते अच्छे हैं, पर भारत की नई पीढ़ी जो यहां हमारे यहां काम कर रही है अलग अलग सेक्टर में, मल्टीनेशनल कंपनियों में,
वो इमोशनल अटैचमेंट उनका इसराइल से, तो जो ये आंदोलन अभी चला था ना इसराइल के सहयोग से, ईरान को ये लगा कि भारत के ये लोग भी उसमें, वो दिखे भी, पकड़े भी गए 2-4। आपको पता है ना, अभी एक लड़का यहीं का पकड़ा गया जो इसमें काम करता था शिपिंग कंपनी में। तो ईरान ने बड़ी सावधानी से कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, भारतीयों को देश छोड़ने का आदेश इसलिए दे दिया कि आप सुरक्षित अपने देश, हमारा देश तो खतरे में है भाई, और भारतीय हो सकता है मोसाद के मैंने संपर्क में आ जाएं आसानी से, इजीली, इसलिए वो दोनों मसला निमट जाए, न ये रहेंगे, न मोसाद को स्पेस मिल पाएगा, न कोई मुखबिर मिल पाएगा, और भारत से हमारा रिश्ता भी नहीं बिगड़ेगा। इसलिए ऐलान कर दिया कि भारतीय जो है वो चले जाएं स्वदेश अपने। अभी फिलहाल मसला, मोदी जी ने युद्ध विराम किया, ट्रंप ने कहा मैंने करवाया, फिर भाजपा के प्रवक्ता है बोले नहीं ये गलत है, ट्रंप बार बार दोहरा रहा है इस बात को। तो मोदी जी को आके स्पष्ट बयान दे देना चाहिए कि ट्रंप साहब अपने हद में रहिए, और मैं आपका गुलाम नहीं हूं कि आप कहोगे तो लड़ूंगा और आप कहोगे तो रुकूंगा। मेरा हित प्रभावित होगा तो पाकिस्तान के बाप को भी मारेंगे हम, अगर मेरे हित को प्रभावित करोगे तो, सीधी सी बात। और मैं किसी का नहीं सुनूंगा, मैं ऑफेंस तो करता नहीं हूं, भारत ऑफेंस तो करता नहीं, डिफेंसिव लड़ाई थी ना भाई, आतंकवादी घटनाएं घटी तो हमने वो डिफेंस में काम किया। तो ईरान इस बात को समझता है। ईरान का कहना है कि अगर ये जो बक रहा है भूरा भाई, तो भूरे भाई के बार बार बोलने पर अगर हम चुप रहेंगे और हमारी एक्टिविटी नहीं दिखेगी तो दुनिया ये मान बैठेगी कि ट्रंप के दबाव में ईरान आ गया। इसलिए दुनिया को ये दिखाना है कि तुम समझो वो बॉस है या क्या है। मेरे नज़दीक कुछ भी नहीं है, यहाँ वही होगा जो ईरान का कानून है और वही होगा जो खुमैनी साहब का हुक्म, ये दिखाने के लिए ये किया जाए।